वेलकम गाइस। हम लोग पढ़ रहे हैं +2 एनसीईआरटी का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या बात की थी कि जो गवर्नमेंट है और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो हैं उन्होंने लोगों को रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर किया। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हम लोग बात करते हैं रेडियो वगैरह हैं, ठीक है, या जो हमारा जो टीवी होता है वहाँ पर ऑडियो विजुअल जो तरीके थे उनकी हेल्प से लोगों को अवेयर किया। या फिर हम बात करें कि कई बार हम लोग देखते भी हैं कि जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक, गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, और जैसे या कोई पंचायत घर वगैरह होते हैं, वहाँ पर उनकी दीवारों पर लिखा रहता है, बड़े बड़े स्लोगन लगे रहते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इसके अलावा कुछ एक नाटक किए जाते थे, नुक्कड़ नाटक, ठीक है, कल हमने एग्जाम्पल देखा था, तो वो भी किए जाते थे लोगों को अवेयर करने के लिए। तो इसके बाद में हमने बात की कि जो लोग हैं वो उससे अवेयर भी हुए। ठीक, आपने एक ऐड देखी होगी, एक काफ़ी नामी एक्टर आमिर खान एक ऐड करते थे टीवी में, पुरानी ऐड है। उसके अंदर क्या था कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक, उनको ये अवेयर किया जाता था कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। मतलब अगर कोई आपको किसी बॉडी पार्ट पे टच करता है तो अगर वो इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करता है तो ये बैड टच है या गुड टच है, इसके बारे में बताया जाता था। ठीक, तो और बहुत सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट ने की हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। ठीक, तो आज हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट इस चैप्टर में नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। कि मतलब क्या है कि अगर आपने ये जो चीज़ें हैं लोगों को अवेयर करना है, ठीक, तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको क्या कुछ चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए। मतलब क्या है कि आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। सिंपल वेज में बात करें हम लोग तो आपके पास अच्छे हॉस्पिटल्स होने चाहिए। ठीक, उसके अलावा जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का काम करते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, आपके पास डॉक्टर्स होने चाहिए, एंड मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए आपके पास। ठीक, आपके पास कुछ एक जो मटेरियल हैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करें ताकि जो लोग हैं उसके बारे में अवेयर हों। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि दीज आर असेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रोग्राम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीज, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी एटसेट्रा। तो मतलब क्या है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज है और मटेरियल सपोर्ट है। मटेरियल सपोर्ट के अंदर बेसिकली जो हम लोग बात करें कि जो डिवाइसेज यूज़ किए जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक, या फिर जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं उन चीज़ों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूरी हैं किसी भी, हम बात करें कि रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, डिलीवरी जो है, या जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जो कि अनसेफ सेक्स के कारण होती हैं, एबॉर्शंस हैं, कॉन्ट्रासेप्शन है जैसे कि गर्भ निरोध जिसको हम लोग बोलते हैं, और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हैं, इनफर्टिलिटी है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको लोगों को बताना है, ठीक, लोगों को अवेयर करना है, इनके बारे में जानकारी देनी है, तो आपको ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपके पास बेसिकली होनी चाहिए। कौन कौन सी? आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, जो प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज मतलब डॉक्टर्स होने चाहिए, ठीक, और मेडिकल सपोर्ट भी होना चाहिए, मतलब आपके पास मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए। ठीक, तो इससे क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स ऑफ, क्या है ये, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फॉर टाइम टू टाइम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर एफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंट टू पीपल। मतलब क्या है इस चीज का कि लगातार जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, मेडिकल जो फील्ड है हमारा उसके अंदर भी जो टेक्निक्स है वो नई नई आ रही हैं। ठीक, जब हमारा पुराना मेडिकल सिस्टम था तब वहां पर हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्निक्स नहीं थी, ठीक है, और उसके बाद में हमने जो मेडिकल हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है इसके अंदर थोड़ा रिवोल्यूशन हुआ, और उसके दौरान क्या हुआ कि जो नए नए डिवाइसेस हैं, नई नई जो मशीनें हैं, ठीक, या जो नए ड्रग्स हैं वो इवॉल्व हुए, ठीक है, उनका हमें पता चला और फिर उन चीज़ों का यूज़ किया गया। नई नई टेक्निक्स हैं उनका हमें पता चला और उनका यूज़ किया जाने लगा। ठीक, और जो नई टेक्निक्स हैं या जो नई स्ट्रेटेजीज हैं वो टाइम टू टाइम हमें चाहिए होती हैं। एक अच्छा, हम लोग बात करें कि अच्छा एफिशिएंट केयर और असिस्टेंट अगर हमें करना है पीपल्स को, ठीक है, जो पीपल है हमें उनको अगर केयर प्रोवाइड करनी है या हमें उनका ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट है वो उसके लिए जो उस सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि उसके जो नागरिक हैं उस देश के वो सही होने चाहिए। ठीक, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन
के रिलेटेड। तो उसके अंदर क्या था कि जो नई टेक्निक्स हैं उनका भी वहां पर जिक्र किया गया, ठीक, नई नई टेक्निक्स आई और उनसे फिर क्या हुआ कि नए जो हम बात करें इस रिलेटेड एस्पेक्ट के अंदर लोगों को अवेयर किया गया, ठीक। अब क्या है कि एक टेक्निक हमने पढ़ा भी था लास्ट चैप्टर के अंदर, एमनियोसेंटेसिस, ठीक। बात करते हैं हम लोग स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo for the sex determination to legally check increasing female feticide, massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in this connection। मतलब क्या है इस चीज का, ये जो साइड लाइन है इसका मतलब क्या है, हम लोग बात करें कि जो एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक होती है, एमनियोसेंटेसिस की जो टेक्निक है हमने थर्ड चैप्टर के अंदर भी थोड़ा इसको डिस्कस कर लिया था। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि जो एमनियोन लेयर होती है, ठीक, एमनियोन के जो लेयर है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक। एमनियोन क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। तो बात करते हैं कि एमनियोन जो लेयर होती है, ठीक, एमनियोन जो लेयर होती है जो कि कवर करती है फीटस को, ठीक है, और एमनियोटिक जो कैविटी होती है, ठीक, मान लीजिए क्या है, ये एमनियोन है, इसके अंदर क्या है, डेवलपिंग फीटस है, इस टाइप से क्या है, डेवलपिंग फीटस है, और फीटस और ये जो एमनियोन लेयर है ये क्या है, एमनियोन है। एमनियोन और डेवलपिंग फीटस जो होता है इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। और एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल कर, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर होता क्या है, कुछ एक डिसॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं, सेल्स होती हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो की, तो हम लोग उनको निकाल लेते हैं, ठीक। इस टेक्निक का यूज करते हैं एमनियोसेंटेसिस का, निकाल के, और उसके बाद में क्या किया जाता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पैटर्न को, ठीक है, या जो क्रोमोसोम्स हैं उनके अंदर कौन सा क्रोमोसोम है, एक्स है या वाई है, उसका पता लगाया जा सकता है, ठीक। और इसके ऊपर क्या है बेसिकली कि स्टैट्यूटरी बैन है। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब क्या है कि ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है इसका जो यूज है ये अच्छे के लिए किया जाना चाहिए, इसका जो यूज है वो बुरे के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मतलब क्या है कि ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है ये काफी अच्छी टेक्निक है। इसका जो हम लोग उपयोग कर सकते हैं, इस टेक्निक का हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ एक जेनेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें कि कुछ एक सिंड्रोम्स होते हैं, या हम लोग बात करें कि कुछ एक जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनको पता लगाने के अंदर, या फिर जो फीटस है, डेवलपिंग जो फीटस है वो सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकालकर उसे एग्जामिन करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज भी काफी ज्यादा किया जाता है, ठीक, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज भी काफी किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो लोग हैं इनकी मेंटल जो थिंकिंग है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली जो और ज्यादा टेक्निक्स हैं जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी वगैरह है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है और एमनियोसेंटेसिस है, इसका यूज करके लोग क्या करते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसका सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक, क्रोमोसोम निकाल के उसका क्या कर लेते हैं, सेक्स डिटरमाइन कर लेते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मेल है या फीमेल है। और अगर फीमेल है तो लोगों के दिमाग में ये कॉमन परसेप्शन है कि अगर लड़की हुई तो ये क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, उसकी शादी करनी पड़ेगी, उसको पढ़ाना पड़ेगा, उसके ऊपर पैसे लगेंगे, ठीक। तो क्या होता है कि जो लड़की होती है उसको मार दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, पेट में ही मार दिया जाता है। फीमेल जो फीटिसाइड है इसको बढ़ावा मिला, ठीक। तो इसलिए क्या है, स्टैट्यूटरी बैन है एमनियोसेंटेसिस के ऊपर। स्टैट्यूटरी बैन का मतलब क्या है कि अगर ये जरूरी है, एमनियोसेंटेसिस के अंदर आपको क्या पता लग सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, या जो फीटस है, या जो हम लोग बात करें कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो फ्यूचर में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा। तो अगर मान लीजिए वो सर्वाइव नहीं करने वाला, उसको कोई मेजर जेनेटिक प्रॉब्लम है एम्ब्रियो को, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप एमटीपी करवा सकते हैं। एमटीपी का मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकते हैं आप, ठीक। मतलब जो एम्ब्रियो है वो सर्वाइव नहीं करेगा तो वहां पर आपको इजाजत है कि आप उस गर्भ को गिरा सकते हैं, ठीक, उस बच्चे को आप गिरा सकते हैं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, फीमेल को भी मार देते हैं। तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थिंकिंग हमारे लोगों के सामने आती है कि जो लड़की होती है, ठीक है, उसको बिना मौका दिए ही उसको मार दिया जाता है, ठीक, उसको लाइफ में पैदा होने का मौका भी नहीं दिया जाता और उसे मार दिया जाता है, जो कि एक काफी ज्यादा बुरी चीज है, एक काफी ज्यादा एक घिनौना क्राइम है ये, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इससे होता क्या है कि जो फीमेल फीटिसाइड है उसको बढ़ावा मिला था, इसी के लिए इसके ऊपर क्या है, बैन है, स्टैट्यूटरी बैन है इसके ऊपर, ठीक। इसके अलावा क्या है कि जो हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है,
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो हमने बात की थी कल, ठीक है, प्रोग्राम चलाए गए, उनके अंदर क्या किया गया कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका जो वैक्सीनेशन है वो प्रॉपर करवाया गया। ठीक, सरकार ने ये जो स्कीम्स हैं ये चलवाई कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनका प्रॉपर आप वैक्सीनेशन करें। ठीक, उनको आप प्रॉपर केयर प्रोवाइड करें। ठीक, अगर उनका जो बर्थ है वो हॉस्पिटल में ज़्यादा करवाया जाए तो इससे क्या हुआ कि जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन है वो बढ़ा। ठीक, तो ये जो सब टेक्निक्स हैं इनका जो यूज़ है वो किया गया। ठीक है, बेटर एडवांसमेंट के लिए, टेक्नोलॉजीज का बेटर एडवांसमेंट के लिए मेडिकल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इन एमनियोसेंटेसिस, आइए नेक्स्ट बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस के बारे में, जो हमने बात की उसी को पढ़ लेते हैं। इन एमनियोसेंटेसिस some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells and dissolving substances। मतलब क्या करते हैं कि ये जो हम लोग बात करें कि एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको क्या करते हैं, निकाल लेते हैं माइक्रोनीडल्स की हेल्प से। ठीक, माइक्रोनीडल की हेल्प से जब इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद में क्या किया जाता है, इनको एग्जामिन किया जाता है। ठीक, एग्जामिन किया जाता है या इसकी जो सेल्स होती हैं उसको एग्जामिन करते हैं हम, और उससे फिर क्या किया जाता है, बेसिकली हम लोग कुछ एक the procedure is used for the presence of certain genetic disorders such as Down syndrome। ठीक है, डाउन सिंड्रोम जो है ये हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा, ठीक, उसके अंदर बात करेंगे। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है 21st क्रोमोसोम जो होता है एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर हमारे होंगे उनके बारे में उनके अंदर बात करेंगे। ठीक, और सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो आरबीसी होती है किसी पर्सन की, ठीक, वो क्या हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। मतलब वो क्या हो जाती है, इस टाइप से उसका जो शेप है वो हो जाता है, सिकल शेप हो जाती है। ठीक, आप लोगों ने एक औजार देखा होगा जिसका यूज हम लोग करते हैं खेतों में। ठीक है, ठीक, तो उस शेप की हो जाती है जो आरबीसी होती है, उसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। एंड और बहुत सारी जो बीमारियां हैं, ठीक है, या फिर डिटरमाइनिंग द सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस। तो ये सब जो चीजें हैं इनका हम लोग पता लगा सकते हैं। ठीक है, किसका यूज करके, एमनियोसेंटेसिस का यूज करके। और अब जो बेटर टेक्निक है हमारे पास, ठीक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, एमनियोसेंटेसिस ही है बेसिकली। इसके अंदर डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जो सेक्स है बेबी का वो नहीं बताते हैं। ठीक, मतलब जो जेंडर है वो नहीं बताते हैं कि मेल है या फीमेल है। उसके अंदर एक्स वाई का कोई मेंशन नहीं किया जाता है, उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है उसका कोई मेंशन नहीं किया जाता उसको। लेकिन सिर्फ ये जो चीजें हैं जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह हैं, सर्वाइवलिटी ऑफ द फीटस है, इन्हीं को चेक किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि रिसर्चेस ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर एनकरेज्ड एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और द इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। मतलब क्या है कि लगातार जो हमारी गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो हैं लगातार वहां पर रिसर्च हो रही है। ठीक, जो हमारे पास पुराने टेक्निक्स अवेलेबल हैं उनको एडवांस किया जाए। ठीक है, उनको बेटर कैसे किया जाए। ठीक है, और हम लोग बात करें कि ये जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमारी जो एरियाज हैं इसको और ज्यादा बेटर कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, लगातार रिसर्चेस गोइंग ऑन है। ठीक, और इसका हमें परिणाम क्या मिला, इसका हमें रिजल्ट क्या मिला कि एक सहेली, एक क्या होती है, आइए पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। सहेली, ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट CDRI। CDRI क्या है, बेसिकली सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया के अंदर है बेसिकली ये। ठीक, तो हम लोग बात करें कि ये जो टेक्निक्स हैं लगातार रिसर्च होने से हुआ क्या कि ये जो टेक्निक्स हैं इनके अंदर एडवांसमेंट आई, इनके अंदर क्या आई, एडवांसमेंट आई। और उसका हमें जो परिणाम मिला वो क्या था कि जो CDRI के साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक नई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बना ली। ठीक है, उसे क्या बोला गया, सहेली बोला गया। उसे क्या बोला गया, सहेली। ठीक, सहेली क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है कि इसको, ये एक टाइप की पिल होती है, गोली होती है, टेबलेट होती है। ठीक, इसको लिया जाता है ओरली, इसको ओरली लिया जाता है। ठीक, और इसको वंस इन ए वीक लिया जाता है। इसको वंस इन ए वीक लिया जाता है, वंस इन ए वीक लिया जाता है। ठीक, और इसके अंदर जो बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होता है, जो इसका साल्ट हम लोग बोल सकते हैं, वो क्या होता है, सेंट क्रोमेन। क्या होता है इसके अंदर, सेंट क्रोमेन होता है। ठीक, इसके अंदर क्या होता है, जो केमिकल सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, सेंट क्रोमेन होता है, जो कि इसका साल्ट होता है। और बेसिकली ये जो सहेली है ये काम कैसे करती है, हम लोगों ने जब बात की थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो हमने वहां पर ये पढ़ा था कि ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल चलता है और जो यूट्रस होता है उसके अंदर यूट्राइन साइकिल चलता है। ठीक, जो ओवरी है उसके अंदर क्या चलता है, यूट्राइन साइकिल चलता है।
और जो ओवरी है वहां पर क्या चलता है, ओवेरियन साइकिल चलता है। ठीक, तो वहां पर क्या हुआ कि हम बात करें जो सहेली है ये काम कैसे करती है कि उनके बीच में जो सिंक्रोनिसिटी होती है, मतलब ओवरियन जो साइकिल होता है उसके साथ साथ में क्या चलता है, जो ट्राइन साइकिल चलता है, तो उन दोनों के बीच की जो सिंक्रोनिसिटी है उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। ठीक है, उसको एसिंक्रोनिसिटी में बदल देती है। मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे ओवेरियन साइकिल चलता है उसके साथ में जो यूट्राइन साइकिल है वो नहीं चल पाएगा। ठीक, मतलब जो एंडोमेट्रियम है, या हम लोग बात करें कि जो ओवुलेशन है, ठीक, ओवुलेशन का जो टाइम है और एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम, ठीक, एंडोमेट्रियम अपने आप को मैच्योर करती है, ठीक है, प्रोलिफरेट करती है, और एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है इसका तैयार होना और ओवुलेशन जो होना, इनके बीच में सिंक्रोनिसिटी जो होती है इसको खराब कर देगी। मतलब जो ओवुलेशन है वो तब हो जाएगा जब जो एंडोमेट्रियम है ये डेवलप नहीं की होगी। ठीक, तो उससे होता क्या है कि जो कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। ठीक है, मतलब इससे क्या है कि जो बेबी है वो इम्प्लांट नहीं होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वहां पर अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर जिसके अंदर ओवुलेशन तो हो चुका है लेकिन एंडोमेट्रियम जो है वो पूरी तरह से बनी नहीं है, या फिर इसका जो बनने का टाइम है वो अभी तक आया नहीं है। ठीक, क्योंकि ये सहेली इसी टाइप से काम करती है। तो ओवुलेशन होने के बाद में मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो फर्टिलाइजेशन होना भी इस बात की गारंटी नहीं है कि जो बेबी वो कंसीव होगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन उसके लिए एक काफी ज्यादा जरूरी हम बात करें फिनोमिना है। ठीक, तो उससे क्या होगा कि जो बेबी है इम्प्लांट ही नहीं होगा। ठीक, तो ये क्या है, एक टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव एक पिल है हमारे पास। ठीक है, एक गर्भ निरोधक गोली है जिसको किसने डेवलप किया था, CDRI के साइंटिस्ट ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इंडिया में। ठीक, तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट हम बात करें कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली assisted deliveries and better postnatal care, leading to decreasing the maternal and infant mortality rates, increasing number of couples with having small families, and better detection of cure of STDs, and overall increased medical facilities for all sex related problems etc. all indicate improved reproductive health ऑफ द सोसाइटी। मतलब इससे हुआ क्या कि जो अवेयरनेस आई लोगों के में, ठीक है, इससे होता क्या है कि ये जो सारे के सारे कदम उठाए गए, ये जो सारे के सारे इनिशिएटिव किए गए, ठीक है, स्टेप्स लिए गए, इससे लोगों के अंदर क्या हुआ कि अवेयरनेस आई लोगों में क्या हुआ, अवेयरनेस आई। ठीक है, और उससे हुआ क्या बेसिकली कि जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स हैं, जो सेक्स रिलेटेड मैटर्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस आई लोगों को। ठीक है, और जो डिलीवरीज हैं वो क्या हो गई, मेडिकली असिस्टेड होगी। मतलब जो डिलीवरीज पहले करवाई जाती थी कहाँ पर, घरों में दाइयां करवाती थी, उनका नंबर कम हो गया क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन के चांसेस, ठीक है, वो ज्यादा होते थे। ठीक है, वहां पर कोई केयर नहीं होती थी इतनी ज्यादा, तो उनका नंबर कम हुआ, तो हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरी करवाई जाने लगी। उसके बाद में बेटर पोस्ट नेटल केयर, ठीक है, बेटर पोस्ट नेटल केयर का मतलब क्या है कि बेबी का बर्थ होने के बाद में जो केयर है वो मिलनी चाहिए इन्फेंट को भी और मदर को भी। ठीक, वो मिली, और इससे फिर हुआ क्या, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। इससे हुआ क्या कि जो रेट थी, ठीक है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी या जो एमएमआर थी, एमएमआर मतलब क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और आईएमआर क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक, एमएमआर क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड आईएमआर क्या होता है, इसको शॉर्ट में लिखें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक, इनको आप ध्यान रखें, शॉर्ट जो टर्म्स हैं। तो इनके अंदर क्या हुआ कि जो डिक्रीज हो गया, ठीक है, इनके नंबर के अंदर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इससे हुआ क्या बेसिकली कि जो हमारा जो प्रोग्राम्स थे, ठीक है, इन्होंने काम किया, इनके हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले। ठीक, और इससे फिर नेक्स्ट हम लोग बात करें कि इससे और क्या हुआ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आने के कारण क्या हुआ कि इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद हैविंग स्मॉल फैमिलीज। लोगों के अंदर जब अवेयरनेस आई कि जो फैमिलीज हैं वो स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने बात की कि जो हम दो, हमारे दो ऐसे स्लोगन्स आए, ठीक है, और भी बहुत सारे स्लोगन्स आए जिसके अंदर परिवार नियोजन की जो टेक्निक्स हैं इनके बारे में बताया गया। ठीक है, परिवार नियोजन के जो तरीके हैं इनके बारे में बताया गया। तो इसका हमें रिजल्ट क्या मिला, इसका हमें रिजल्ट मिला कि जो कपल्स हैं, ठीक है, छोटी फैमिलीज वाले, उनका नंबर बढ़ गया। ठीक है, और इससे फिर हुआ क्या कि बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज, मतलब अगर लोग अवेयर होंगे तब उनके बीच में क्या होगा, वो अच्छी तरह से डिटेक्ट कर पाएंगे बीमारी को, जो कि एसटीडीज वगैरह होती हैं। ठीक है, और उनका क्योर भी अच्छे तरीके से हुआ जाने लगा। एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है कि सारे के सारे जो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट थे, सेक्स रिलेटेड प्रोग्राम जो प्रॉब्लम्स थी, उनके अंदर क्या हुआ, हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बढ़ गई। ठीक है, उनके अंदर बढ़ने से हुआ क्या कि ऑल इंडिकेट इंप्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। मतलब इससे क्या हुआ कि जो सोसाइटी हमारी वो थोड़ा
और एडवांस हो गई, उसके अंदर जो हम लोग बात करें कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसके बारे में थोड़ी और ज़्यादा अवेयरनेस आ गई। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं एक टॉपिक, एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक जो है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। इन द लास्ट सेंचुरी an all-round development in various fields significantly improved the quality of life of the people। अब हुआ क्या है कि लगातार जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं ये बढ़ी हैं, ठीक। इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ एक पिछली सेंचुरी में वो भी बढ़ा है, ठीक। फैक्ट्रीज लगी हैं, तो इससे क्या हुआ कि जो रोजगार के अवसर हैं वो उत्पन्न हुए थे, ठीक है, रोजगार बढ़ा था। और इससे फिर हुआ क्या कि जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो गया, ठीक। लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हुआ क्योंकि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट था वो हुआ हमारी कंट्री के अंदर, ठीक। However, increased health facilities along with better living conditions had an explosive impact on growth of population। तो इससे हुआ क्या कि लगातार ऑल राउंड डेवलपमेंट तो हो ही रहा था, ठीक। इसके साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये भी बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ बेसिकली कि लगातार डेवलपमेंट होने के कारण जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी उसके ऊपर भी क्या पड़ा, एक इफेक्ट पड़ा। एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोज कर गई, ठीक। पॉपुलेशन का जो नंबर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया, ठीक, क्योंकि जो लिविंग स्टैंडर्ड थे वो बढ़ गए लोगों के, ठीक है, लोग हेल्दी रहने लगे। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वाज अराउंड 2 बिलियन इन 900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 200। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है जो कि लगभग 1900 के अंदर कितनी थी, 2 बिलियन थी, मतलब 2000 मिलियन थी, वो क्या हो गई अगले 100 सालों में लगभग हम बात करें कि 2000 में 6 बिलियन तक पहुंच गई, ठीक। इसका मेन रीजन क्या था कि जो इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये एक बड़ा रीजन था, ठीक। क्योंकि पहले क्या था कि जो ग्रोथ रेट थी, पहले तो ये भी जो ग्रोथ रेट है ये लगभग इक्वली चल रही थी, ठीक। लेकिन पहले क्या था कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है या जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो ज़्यादा थी, ठीक। तो मतलब किसी का बर्थ हो गया तो जच्चा और बच्चा दोनों मर गए, ठीक है, मदर और जो बेबी है वो दोनों मर गए, या फिर बेबी बच गया या मदर मर गई, या फिर बेबी मर गया मदर बच गई, ऐसा कुछ होता था, ठीक। और लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों का अच्छा नहीं था, तो उस टाइप से जो लोगों का, हम लोग बात करें कि जो जीने का पैटर्न था, ठीक है, जो लाइफ स्पैन था लोगों का वो भी कम था, ठीक। ग्रोथ रेट क्या थी तब उतनी थी, लेकिन जो डेथ रेट थी वो ज्यादा थी, मतलब, ठीक, जो डेथ रेट थी वो ज्यादा थी, मतलब जो लोग अब मरते हैं 80s की 80 साल की उम्र में, ठीक है, 80 ईयर की उम्र में मरते हैं, वो पहले लगभग 50 साल में मर जाया करते थे, ठीक। और क्यों था ऐसा, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। और हेल्थ फैसिलिटी जब बड़ी हुई हमारी, ठीक है, जब ज्यादा अच्छी हो गई तब 2 बिलियन पॉपुलेशन थी 1900 के अंदर और 6 बिलियन हो गई लगभग 100 सालों के अंदर, ठीक है, 2000 के अंदर क्या हो गई, 6 बिलियन हो गई। ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, मतलब ये ऐसा ही सेम जो ट्रेंड है वो इंडिया के अंदर भी देखने को मिला, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये सारी चीजें हुई थी, ठीक है। मतलब जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा हुआ था, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में वो भी अच्छी हुई थी। आपको जानकर ये होगा कि जो इंडिया है इसके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर भी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू हम लोग डेवलप कंट्री की बात करते हैं तो उनकी तुलना में हम लोग थोड़े पीछे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये काफ़ी ज़्यादा बुरी हैं, हालांकि कुछ एक जो देश हैं वहाँ पर जो इलाज होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, किसी भी रोग का इलाज होता है, किसी डिजीज़ का इलाज होता है, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो जो लोग वहाँ पर अफोर्ड नहीं करते वो इंडिया में आकर इलाज करवाते हैं, और ये सच है, ठीक। इंडिया की भी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्लियर। तो इससे क्या हुआ क्या कि जो मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होने के कारण इंडिया के अंदर भी यही ट्रेंड हमें ऑब्जर्व हुआ, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो भी क्या हो गई, एक्सप्लोज कर गई इंडिया की। आवर पॉपुलेशन वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, मतलब 1947 के अंदर हमारा जब इंडिपेंडेंस हमारी हुई, ठीक है, हम लोग जब आज़ाद हुए तब हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी, लगभग 350 मिलियन थी, और वो कितनी पहुंच गई, लगभग 1 बिलियन जो मार्क था उसके पास में पहुंच गई 2000 के अंदर, ठीक है, 2000 के अंदर वो क्या पहुंच गई, लगभग 1 बिलियन मार्क तक पहुंच गई। और मई क्या हो गया कि जो हम बात करें कि क्रॉस्ड 1 बिलियन इन मई 2000, और 2000 मई के अंदर क्या हो गया कि वो 1 बिलियन को क्रॉस भी कर गई, ठीक है, क्या हो गई कि 1 बिलियन को उस पॉपुलेशन ने क्रॉस भी कर लिया, काफी ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हुई इंडिया के अंदर भी। The main that means every 6 person in India in the world is an Indian। इसका मतलब क्या है कि जो इतनी पॉपुलेशन है
ठीक है, इतनी ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर हर 6 पर्सन जो है वो इंडियन है, ठीक? इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, इससे होता क्या है बेसिकली कि जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक? पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है हमारी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है, ठीक? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो मेगा सिटीज़ है, हमारे जो बड़े शहर हैं, ठीक? वहाँ पर जो मेट्रोज़ वगैरह चलती हैं या फिर हम लोग बात करें जो ट्रेन्स चलती हैं, ठीक है? बसें चलती हैं, वो ओवरलोड ही होती हैं। हमेशा से उसके अंदर क्या होते हैं कि बंदे जो पर्सन होते हैं, वो ठूस-ठूस कर भरे जाते हैं, ठीक है? तूड़ी की तरह भरे जाते हैं। तो इस टाइप से क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, आपने वहाँ पर देखा होगा कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि कौन-सी ट्रेन में चढ़ना है और कौन-सी जो स्टेशन है वहाँ पर उतरना है हमें, ठीक? हालाँकि भीड़ के साथ वो चढ़ जाते हैं और भीड़ के साथ ही वो उतर जाते हैं, ठीक? तो ऐसी प कई बार तो ऐसी कंडीशन भी होती है कि जो पर्सन होता है उसको उतरना कहीं पे होता है और उतरा कहीं से कहीं पर वो आगे जाकर जाता है, ठीक? तो होता क्या है बेसिकली, ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ही हुआ है। एक बात और आप लोगों को जानना होगा कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि जो बीएचके वगैरह हैं, ठीक है? जो हम बात करते हैं कि जब घर लेने की बात आती है, तो आप लोगों ने सुना कि 1 बीएचके, 2 बीएचके, ठीक है? अगर आपने किसी बड़े शहर के अंदर घर लेना है, तो आपके सामने ऑफर्स आते हैं कि 1 बीएचके इतने करोड़ का है, 2 बीएचके इतने करोड़ का है। तो जैसे बड़ी सिटीज़ हैं, ठीक है? जैसे दिल्ली वगैरह है या जो मुंबई है, ये काफ़ी ज़्यादा क्या है पॉपुलेटेड क्या है पॉपुलेटेड क हम बात करें कि स्टेट्स हैं हमारे, ठीक है? क्या है पॉपुलेटेड सिटीज़ है हमारी बेसिकली इंडिया की, ठीक? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बीएचके है, वो आरके में शिफ्ट हो चुका है। वहाँ पर क्या होता है कि पूरी की पूरी फैमिली एक ही रूम में रहती है। बीएचके मतलब क्या होता है कि 1 बेडरूम हॉल किचन, ठीक है? जैसे 1 बीएचके है कुछ, ठीक है? जैसे 1 बीएचके है, तो 1 बीएचके का मतलब क्या है? 1 बेडरूम हॉल किचन और 2 बीएचके है तो मतलब 2 बेडरूम हॉल किचन। तो वहाँ पर क्या होगा कि बेडरूम मिलेगा आपको, हॉल मिलेगा और किचन मिलेगा। ये शिफ्ट हो चुका है किसके अंदर? आरके के अंदर। आरके मतलब क्या है कि रूम और किचन, आपके पास हॉल नहीं होगा, सिर्फ रूम होगा और किचन होगा, ठीक? और इसकी भी जो प्राइस है, इसका भी जो प्राइस है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, करोड़ में होता है, ठीक? तो पॉपुलेशन ग्रोथ होने के कारण ये भी इफ़ेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि बेसिकली है क्या कि ए रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, मतलब क्या है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोडक्टिव एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। मतलब क्या है कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हुई हैं उससे क्या हुआ है कि जो डेथ रेट है इसके अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के अंदर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर वो डिक्रीज हुआ है, ठीक है? जो डेथ रेट है वो डिक्रीज हुई है, क्लियर? और इससे इसके अलावा अब डेथ रेट जब डिक्रीज हो जाएगी तो मतलब क्या जो पॉपुलेशन है वो यंग होगी, वो जो पॉपुलेशन है वो कभी ना कभी तो यंग होगा वो बेबी, ठीक? और इससे क्या है कि जो इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, तो इससे हुआ क्या कि जो रिप्रोडक्टिव एज के जो पर्सन है वो ज्यादा बढ़ गए, ठीक? रिप्रोडक्टिव एज के जो पर्सन है वो काफी ज्यादा बढ़ गए और मेनली यहाँ पर क्या बात करनी चाह रही है एनसीईआरटी की जो यंग लोग हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए, ठीक है? तो आपने अभी कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना के अंदर क्या है कि आपने देखा होगा कि जो कोरोना है, ये बेसिकली जो ओल्ड एज हैं या जो बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा फैल रहा है एज़ कम्पेयर टू यंग वन्स, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यंग वन्स हैं, ठीक? इंडिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है और इसका उल्टा है जापान में। जापान में क्या है जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, क्लियर? चाइना के अंदर भी क्या है कि जो पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यंग पॉपुलेशन होती है उसके अंदर जो कोरोना है उसका इफेक्ट थोड़ा कम होता है, ठीक? उसका इफेक्ट जो है हमें नहीं देखने को मिलता, मतलब उसकी डेथ नहीं होती। इसी के कारण जो इंडिया है इसके अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है कोरोना के कारण वो कम है, ठीक? क्योंकि यहाँ पर यंग लोग ज्यादा हैं, ठीक? तो यंग लोग हैं तो वो रिप्रोडक्टिव एज के वो क्या है इंडिविजुअल्स हैं, क्लियर? और इससे हुआ क्या है कि जो लोग हैं इस टाइप से इनका जो नंबर है वो बढ़ गया, ठीक? रिप्रोडक्टिव एज के जो पर्सन है उनका नंबर बढ़ गया और रिप्रोडक्टिव एज के जब लोगों का नंबर बढ़ेगा तब क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है वो और ज्यादा एक्सपांड करेगी क्योंकि तब उनकी मैरिज होगी, ठीक है? रिप्रोडक्शन करेंगे वो और इससे क्या होगा जो पॉपुलेशन है वो और ज्यादा एक्सपांड करेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि थ्रू अवर आरसीएच प्रोग्राम्स दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ। हालांकि ये जो आरसीएच प्रोग्राम्स हैं, आरसीएच प्रोग्राम्स की आप फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे, ठीक? मैं कल बता चुका हूँ ये और इस लेक्चर के अंदर भी रिपीट हो चुकी है। हालांकि आरसीएच जो प्रोग्राम्स हैं इनके कारण इनकी हेल्प से हम लोगों ने क्या किया कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको थोड़ा कंट्रोल भी किया, लेकिन वो इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। कंट्रोल कैसे किया कि लोगों को जो फैमिली प्लानिंग है उसके बारे में बताया गया, ठीक है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में बताया गया। इससे कुछ पॉपुलेशन जो है वो कुछ तो कंट्रोल हुई, लेकिन इसके अंदर हम लोग बात करें कि जो
इफेक्ट था वो क्या था, थोड़ा मार्जिनल था, मतलब इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इसका। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसर रिपोर्ट, 2001 की सेंसर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्टिल अराउंड 1.7%। मतलब क्या है, जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 1.7 है, और एग्जैक्ट जो आंकड़ा है वो क्या है, 1.76 है। ठीक, और इसका मतलब क्या है, ये जो रेट है इसका मतलब क्या है कि अवर पॉपुलेशन को डबल इन 33 ईयर्स। अगर इसी रेट से चलता रहा तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी 33 ईयर्स के अंदर। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बात करें, द सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट, अगर ऐसी ग्रोथ रेट रही, ठीक है, ये क्या है, काफी ज्यादा मतलब डेंजरस ग्रोथ रेट है, अलार्मिंग ग्रोथ रेट है, कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। इससे होता है क्या कि अगर मान लीजिए जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से ग्रोथ करती है, तो जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनकी स्कार्सिटी हमें फील होती है। क्लियर, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी ये लोड पड़ता है, उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि जो लोग हैं इनको जो स्टैंडर्ड देना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, और इसकी तुलना में और ज्यादा खराब कंडीशन हो जाएगी कि जो इवन बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक जो नीड्स हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक, तो गवर्नमेंट के सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करें कि in spite of significant progress made in those areas, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate। तो इससे क्या है कि लगातार जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण गवर्नमेंट के ऊपर ये क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ा, और ताकि जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है इसको चेक किया जाए, इसको रोका जाए कैसे ना कैसे करके। ठीक, तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। मतलब क्या है कि जो स्टेप था वो क्या था कि वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का आप लोग यूज करें, जैसे जो कॉन्डम्स हैं, ठीक है, लिप पे लूप वगैरह हैं, आईयूडीज हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इनका यूज करें, जिससे कि आपकी जो फैमिली है वो छोटी रहे, ठीक है, आपके ऊपर भी कोई रिसोर्सेज का प्रेशर ना पड़े। ठीक, और जो बेबीज हैं आपके, उनके अंदर क्या रखें, आप गैप रखें बच्चों के बीच में। ठीक है, अगर फर्स्ट बेबी हुआ है मैरिज के 3 साल के बाद में, ठीक, और जो नेक्स्ट बेबी है वो पहले बेबी के 5 साल के बाद में आप प्लान करें। तो इससे जो फैमिली है इसके ऊपर क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं इसका हम लोग बात करें कि स्कार्सिटी नहीं फील होती फैमिली को। क्लियर, क्योंकि जो बेबीज हैं, ठीक है, उनके बीच में भी आप लोग गैप रख रहे हो, तो वहां पर बेबीज के भी हेल्दी होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती है। ठीक, और जो हम लोग बात करें कि जो आर्थिक हमारी तंगी है वो भी हमें फील नहीं होती है। क्लियर, तो इससे होता क्या है कि बेसिकली सरकार ने कुछ एक अच्छे स्टेप्स लिए, ठीक है, उसके अंदर क्या था कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स थे, ठीक है, उनका यूज करके जो फैमिलीज हैं इनको छोटा करने की कोशिश की गई। क्लियर, यू माइट हैव बीन सीन advertisement in the media as well as posters, bills, etc., showing a happy couple with two children with a slogan, हम दो हमारे दो, we two our two। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कहीं कहीं पर जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं मीडिया के अंदर होती हैं, या फिर हम लोग बात करें कि जो हमारे पोस्टर्स होते हैं, या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आते हैं, जो पानी का बिल आता है, उसके अंदर भी क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक स्लोगन लगाए। ठीक है, उसके अंदर क्या किया गया कि एक छोटे कपल को दिखाया गया, ठीक, छोटी फैमिली को बेसिकली उसके अंदर दिखाया गया, और छोटी फैमिली के अंदर क्या था कि उसके अंदर बेसिकली आप लोग देखते होंगे कि एक कपल है उसके अंदर और 2 बेबीज हैं। ठीक, तो इससे क्या उन्होंने गवर्नमेंट ने शो किया कि हम दो हमारे दो। क्लियर, कि मतलब जो आपकी फैमिली है, आपके अंदर आप भी 2 हैं और आपके बेबीज हैं वो भी 2 होने चाहिए। इससे क्या रहेगी, जो फैमिली है आपकी वो छोटी रहेगी और आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो गवर्नमेंट है उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, मैनी कपल्स मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, काफी ज्यादा कपल्स जो क्या हैं, यंग हैं, ठीक है, शहरी हैं, और जो वर्किंग वंस हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं, ऐसे कपल्स जिनके अंदर जो मियाँ बीवी है वो दोनों काम करते हैं, ठीक, हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, हैव बीन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म। वहां पर क्या है कि जो काम करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, हम लोग बात करें कि जो यंग हैं या जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने तो ये भी स्ट्रेटजी अपनाई है कि हम दो हमारा एक। ठीक, हम दो हमारा एक, मतलब जो परिवार है उसको और ज्यादा छोटा किया जाएगा। क्लियर, तो मतलब जो उसके अंदर उनकी जो थिंकिंग होती है बेसिकली वो क्या होती है कि जो वो बेबी प्लान करते हैं वो काफी ज्यादा लेट करते हैं। ठीक, उनकी जो मैरिज हो जाती है, मान लीजिए उनकी जो मैरिज है वो 25 ईयर की एज में हुई है, उसके बाद में वो लगभग 30 के बाद में वो क्या करते हैं, बेबी प्लान करते हैं। तो उससे होता है कि बेसिकली कि जो आपकी फैमिली है
एक तो उसके ऊपर रिसोर्सेज का इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, रिसोर्सेज की जो स्कार्सिटी है वो फील नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जो बेबी है वो भी हेल्दी होगा, ठीक है, और जो माता पिता है वो भी खुश रहेंगे, उनको भी क्या मिलेगा, अपनी जो लाइफ है उसको पूरा एंजॉय करने का टाइम मिलेगा। क्लियर? वरना अगर एक बार बेबी हो जाए, ठीक है, तो अब क्या हो जाता है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी बढ़ जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें कि स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 years दैट मेक्स दैट ऑफ मेल्स टू 21 years। इसके अंदर क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट थी उसने कुछ एक और इनिशिएटिव्स किए, कुछ एक और स्टेप्स लिए। तो उनके अंदर क्या किया गया, जैसे कि हमारे कुछ एक स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे राजस्थान है या जो हरियाणा है, इसके अंदर भी कुछ एक जो गांव है वहां पर जो बाल विवाह है वो अभी तक चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मैरिज कर देते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है। क्लियर? तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो मैरिजेबल जो एज थी उसको क्या किया, फीमेल के लिए 18 ईयर किया और जो मेल है उनके लिए 21 ईयर कर दिया। और एंड इंसेंटिव गिव्स टू कपल विद स्मॉल फैमिलीज, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो छोटी फैमिलीज हैं उनको और ज्यादा सुख सुविधाएं दी गई गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि उनके जो उनको क्या मिले, इंसेंटिव्स मिले, ठीक है, उनको बढ़ावा दिया गया, बेसिकली उनको मोटिवेट किया गया, उनको क्या किया गया, मोटिवेट किया गया। और टू ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, मतलब ये सब जो चीजें हैं ये की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं वो क्या कुछ होते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स हैं वो क्या कुछ होते हैं, उसके अंदर हम लोग किस किस टूल्स का यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो हम बात करें कि जो यूज है वो क्या कुछ होने चाहिए, ठीक है, अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए।